अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास अब जो है हमने फर्स्ट टर्म का अपना सिलेबस कवर कर लिया था, उसमें से न्यूमेरिकल्स रह गए थे वो हम सेकंड टर्म में कर लेंगे इसी लेक्चर में। अब जो है लेकिन ज़रूरी क्या है, अब आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने जो है वो पेपर को अटैम्प्ट करना है, किस तरह से आपको पेपर आता है और आपने क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको बोर्ड में ये वाली शीट मिलेगी जिस पे आपने जो है अपना डेट लिखनी होगी, यहाँ पे रोल नंबर जो है यहाँ पर लिखने के बाद उसको फिल करना होगा, पेपर कोड लिखने के बाद फिल करना होगा। यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे वर्ड्स में और अपने जो है सिग्नेचर करेंगे। इसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक कैंडिडेट तक आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक को फिल करेंगे, 9th क्लास है तो पार्ट 1 को फिल करेंगे, उसके बाद 10th क्लास है तो पार्ट 2 को, आप चूँकि 9th क्लास है तो आप पार्ट 1 को जो है वो जो फिल करेंगे। उसके बाद आपका है एनुअल है तो आपने इसको ए को जो है वो फिल करना है। अगर आप मॉर्निंग पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग को फिल करेंगे, अगर आप इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो इवनिंग को फिल करेंगे। किस सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो आप इसी कॉलेज के लेक्चर देख लीजिए, आपको जो है वो डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी कि आपने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो है मैं आपको फ़िज़िक्स का पेपर बताऊंगी कि आपने फ़िज़िक्स के पेपर में आपको किस तरह से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस, कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का होता है और आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, ये सारा मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर आज। तो स्टार्ट करते हैं आपका फ़िज़िक्स का पेपर। आपका फ़िज़िक्स का पेपर होता है 60 मार्क्स का, ठीक है। इस 60 मार्क्स को उन्होंने डिवाइड किया होता है कि वो आपको 12 एमसीक्यूज़ देते हैं। उसके बाद जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 3 सेक्शंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। ये 3 सेक्शंस होते हैं आपके। जो आपका एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। सेकंड वाला जो सेक्शन 1 है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन सारे आते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 दिया होता है जिसमें आपको चॉइस के साथ वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन देता है जिसमें से आपने सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 क्वेश्चंस देता है और आपने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं 5। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको जो है 8 क्वेश्चंस देता है और आपने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं 5। मतलब कि टोटल आपके 30 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 12 के हो गए आपके एमसीक्यूज़, तो टोटल हो गया आपके 42 मार्क्स, ठीक है। अब जो है 18 मार्क्स बचते हैं। 18 मार्क्स में आपने अटैम्प्ट करने होंगे 2 लॉन्ग। वो जो 2 लॉन्ग होंगे आपके पास 9 मार्क्स के होंगे। मतलब कि आपको देता है चॉइस के साथ पेपर आता है तो आपको क्या करता है 3 लॉन्ग देता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इनमें से आपने जो है वो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट कर सकते हैं, 6 और 7 अटैम्प्ट करते हैं, 5 और 7 अटैम्प्ट कर लेते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप जो है बाउंड हैं किसके लिए कि आपको उसका A-B पार्ट ही अटैम्प्ट करना होगा। ये नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट अटैम्प्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट अटैम्प्ट कर लें, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट किया है तो आपको इसके दोनों पार्ट्स ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, A पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 5 का और B पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 5 का। इसी तरह से अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट किया तो आपको इसका ही A-B पार्ट अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप कंप्लीट क्वेश्चन इसका करेंगे। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपने किया तो फिर इसी तरह से इसका भी है कि आपको इसका A-B पार्ट करना पड़ेगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 अगर 9 मार्क्स का है तो इसमें एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, एक आपको आ जाता है न्यूमेरिकल। जो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है वो होता है आपका 5 मार्क्स का और जो न्यूमेरिकल होता है वो आपका होता है 4 मार्क्स का। 5 और 4 9 और इस तरह से डिवीजन की जाती है बाकी क्वेश्चंस की भी। तो टोटल आपने अगर 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो वो आपके पास बनेंगे 18 मार्क्स के। 42 हमारे पास किस तरह से बने थे, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ और उसके बाद 18 मार्क्स के जो थे अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे मार्क्स 60, ठीक है।
तो बस आपने 60 वाला ही पेपर होता है, आपका पूरा पेपर हो गया। अब जो है आपने ये तो पैटर्न देख लिया आपने कि किस तरह से कितनी चॉइस के साथ क्वेश्चंस आते हैं और कितने करने होते हैं। अब जो है आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है, आपके पास आते हैं 12 MCQs, आप इनको यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहें तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये फर्स्ट वाले का आंसर अगर आपके पास डी आ रहा है तो आपके पास जो है वो ये एक बबल शीट मिलेगी आपको। आपने देख लिया कि आपके पास फर्स्ट का आंसर जो है वो डी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास बबल शीट मिलेगी जिसके ऊपर नंबरिंग हुई होगी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला MCQs था, फर्स्ट वाले MCQs का डी वाला ऑप्शन जो है वो आपने जो है इसको फिल कर दिया। उसके बाद अगर सेकंड वाले का ऑप्शन अगर आपके पास बी आ रहा है तो आप सेकंड वाले नंबर पे बी को जो है वो क्या करेंगे, फिल कर देंगे। इस तरह से आपने अपने 12 जो है MCQs फिल कर देने हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं और यहाँ पे मार्क करने के बाद इस शीट पर जो है आपकी इस पर मार्क करने के बाद भी वहाँ यहाँ से देख के वहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये आपके MCQs वाला जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट किया ये वाला सेक्शन, पहले आप लिखेंगे सेक्शन 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। आपने जो है इनके साथ ये अगर आप करना चाह रहे हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा जो आपको बहुत अच्छा आता हो, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपको आता है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है थर्ड पार्ट अच्छे तरीके से आता है, तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आप थर्ड पार्ट लिखेंगे साथ में ब्रैकेट में, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो आप ये इसका थर्ड वाले का आंसर लिखेंगे, लेकिन आपने नंबरिंग वो ही करनी है जो आपके जो क्वेश्चन पेपर पे हुई होगी। अगर आपने 2 का फोर्थ वाला पार्ट करना है तो आप 2 का फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। ये नहीं होगा कि अपने से नंबरिंग दे दें, ये 2 वाला मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, ये मेरे हिसाब से 3 वाला क्वेश्चन आ रहा है। नो, अगर आपने 4 वाला पहले अटैम्प्ट किया है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट ही लिखेंगे साथ में, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है जी, अगर आपको डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, डेफिनेशंस अगर आपको आ जाएं तो आपने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी देनी होती है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किस तरह से कि अगर आपके पास डेफिनेशन है तो उसके बाद अगर उसका यूनिट है तो यूनिट लिखेंगे, उसके बाद जो है उसका कोई फार्मूला है तो फार्मूला लिखेंगे आप, उसके बाद जो है अगर उसकी कोई फिगर है तो आप फिगर बनाएंगे, और उसके बाद भी अगर आपके पास कोई एग्जांपल है छोटी सी तो आप उसके साथ एग्जांपल भी लिखेंगे। इस तरह से आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है, फिर ही आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आपको इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस में 2 ही चीज़ें होती हैं कि आप अपना रीज़न यस या नो में जो भी आपका आंसर बनता है वो आप देने के बाद रीज़न आगे देते होते हैं, और उसके बाद जो है अगर साथ में कोई फिगर वगैरह बन रही हो तो आप फिगर बना देते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास कौन सा आता है कि आपको डिफरेंस दे देता है कि डिफरेंशिएट करो, मतलब मैथ्स और वेट में अगर वो कहता है कि डिफरेंस लिखो तो आपने हमेशा डिफरेंस को लाइन लगा कर ही करना होता है। आप एक तरफ जो है वो मैथ्स लिख देंगे, एक तरफ वेट लिख देंगे, और उन दोनों के जो है डिफरेंसेस जो है वो लिख देंगे आप। ये आपके पास टेक्निक होती है। ये इस तरह के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखें ये वाला जो है डिफाइंड प्लाज्मा फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स, अगर ये आ गया तो आप इसमें क्या करेंगे, प्लाज्मा फिजिक्स की हेडिंग देंगे, नीचे प्लाज्मा फिजिक्स लिख देंगे। अगर इसका तो नहीं होता है ना, कोई भी एग्जाम्पल वगैरह नहीं है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और लिख देंगे कि ये कहाँ पर इस फील्ड का और क्या है, फील्ड है ये, तो बेसिकली आप बता देंगे कि ये हमारे पास इसमें हम क्या क्या डील करते हैं। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स जो है इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। अब आगे डिफरेंस ये देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो आपने जो है लाइन लगाकर ही ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और जितने डिफरेंसेस आप दे सकते हैं वो आप देंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। उसके बाद राइट 2 नेम्स ऑफ द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अगर उसने नेम्स पूछे तो आप सिर्फ नेम ही बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है डिफाइन वेलोसिटी एंड राइट इट्स यूनिट, अगर वो खाली देता ना कि डिफाइन वेलोसिटी तब भी आप यूनिट लिखते, तब भी आप उसका फॉर्मूला लिखते, लेकिन अगर उसने साथ में कह दिया है तो आपने तो फिर लाजमी ही लिखना है। तो उसके बाद आ जाता है आपके पास डिफाइन रैंडम मोशन एंड गिव एग्जांपल्स, आप रैंडम मोशन की डेफिनेशन लिख देनी है, एग्जांपल्स लिख देनी है।
अब ये अगर रीजनिंग क्वेश्चन वाई वाला, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये आपने पूरा का पूरा रीज़न देना होता है एक पैराग्राफ के फॉर्म में। ये इसी तरह से आपने अपने जो है वो सारे हर क्वेश्चन में से आपने 5-5 अपने शॉर्ट्स अटैम्प्ट कर लेने हैं। आगे बात आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन की, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास क्या है, यही वाला ले लेते हैं कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो है जो टॉपिक आपको उसने टॉपिक दिया होता है, उसने क्वेश्चन लंबा लिखा होता है लेकिन उसमें आपको कीवर्ड टॉपिक का देता है। तो अगर आपको कीवर्ड टॉपिक का दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है उसको पहले एक्सप्लेन करना होता है। अगर वो यहाँ पे कहता है कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर सेंटीमीटर फोर्स, यही और ये ना पूछता व्हाट डू यू मीन बाय सेंटीमीटर फोर्स, तो आप इसमें ये वाला इतने क्वेश्चन में जो कीवर्ड दे रहा था सेंटीमीटर फोर्स, आप पहले सेंटीमीटर फोर्स को एक्सप्लेन करते। तो जो भी क्वेश्चन आपको देगा उसमें जो कीवर्ड होगा उसको आपने एक्सप्लेन ज़रूर करना है। उसके बाद जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म जो भी आपकी आती है वो आपने लिखनी होती है, ठीक है। इसमें वो क्वेश्चन क्या दे रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटीमीटर फोर्स, तो आपने पहले सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी फिगर बनानी है और उसके बाद एक एग्जांपल वही वाली जो मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाई है वो इस तरह से आप करेंगे। जब आपके पास पूरा सेंटीमीटर फोर्स वाला टॉपिक आप एक्सप्लेन कर लेंगे देन आप आएंगे उसकी डेरिवेशन के ऊपर, और डेरिवेशन के लिए आप जो है वो फिर से फिगर बनाएंगे और उसके बाद जो है आप उसकी सारी डेरिवेशन करने के बाद उसको एक्सप्लेन भी करेंगे साथ साथ कि ये किया हमने, ये किया। जब भी आप डेरिवेशन लिखते हैं तो ये मस्ट होता है कि आप उसके साथ कोई वर्ड्स भी लिखें ताकि पता चले कि ये आपके पास कहाँ से आया है। खाली डेरिवेशन नहीं चलेगी, आपको साथ लाइंस भी लिखनी पड़ेंगी कि ये जो है आप कहाँ से लेकर आए हैं, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करने की टेक्निक क्या है, सबसे पहले तो आप लिखते होते हैं गिवन डाटा, मतलब इसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, जो जो डाटा निकलता है इसमें से वो डाटा निकाल के गिवन डाटा में लिख लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग देते हैं टू फाइंड वाली, कि आपने क्या फाइंड करना है, इस स्टेटमेंट में आपको फाइंड करने के लिए क्या दे रहा है, तो आप फिर वो लिख देते हैं। और उसके बाद जो है आपको वो जो आपने जो फॉर्मूला लगाना होता है तो आप फॉर्मूला की हेडिंग देते हैं या कैलकुलेशन की हेडिंग दे लेते हैं और उसके बाद जो कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेते हैं। हर न्यूमेरिकल में अगर आप एडिशन ये लगा देते हैं कि अंदर रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद एक जो है इंग्लिश की लाइन में आप उसको एक्सप्लेन करके अपना रिजल्ट लिख देते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेसिव होता है, आपको जो है वो ज़्यादा जो अच्छा लगता है एग्जामिनर को। तो आप इस तरह से अपना न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करें। लॉन्ग क्वेश्चन को आपने इस तरह से अटैम्प्ट करना है, जितने भी कीवर्ड्स हुए वो तो आपने पहले एक्सप्लेन करने हैं, उसके बाद अगर कोई डेरिवेशन उससे पूछिए तो वो आपने डेरिवेशन एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। यह आपने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक होगी। अब आ जाते हैं हम अपने जो चैप्टर नंबर 3 के हमारे क्वेश्चंस रहते थे पहले हम वो कर लेते हैं। हमारे ये 3 टॉपिक्स रह गए थे, बैंकिंग ऑफ द रोड्स वाले, वॉशिंग मशीन ड्रायर और जो है क्रीम सेपरेटर वाला। इसमें बैंकिंग ऑफ द रोड्स का क्या है कि जब भी कार टर्न लेती है तो वो सेंटीमीटर फोर्स जो है ज़रूरी होती है कि जो उसको जो है वो कर्व जो है पाथ में मूव कराने में मदद करती है। अब ये सेंटीमीटर फोर्स आती कहाँ से है, ये आती है आपको रोड्स और टायर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर जो है रोड्स वेट होंगी तो सफिशेंट जो आपके पास फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो क्या करेगी, आपकी कार स्किड कर जाएगी। तो इस जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड्स का जो है वो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। किस तरह से कि आपके जो रोड के आउटर एजेस हैं ये इस तरह से कर्व कर दिए जाते हैं ताकि जब वो कर्व करे तो वो फिसले नहीं और आराम से कर्व हो जाए। और ये जो है सेंटीमीटर फोर्स आपको फिर कौन अगर फ्रिक्शन नहीं भी है तो सेंटीमीटर फोर्स आपको कौन प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर जो उसके वेट ऑफ द व्हीकल होता है वो प्रोवाइड बैंकिंग causes a component of the vehicle's weight to provide the necessary centimeter force while taking a turn, ठीक है। ये जो है वो आपको सेंटीमीटर फोर्स जो है बैंकिंग प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद जो है आपके पास ये सारा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं किस तरह से। व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन इट्स curved track. The friction between the tires and the road provides the necessary centripetal force. The car would skid if the force of friction between the tires and the roads is not sufficient enough, particularly when the roads are wet. The problem is solved by banking of curved roads. Banking of a road means that the outer edge of a road is raised. Imagine a vehicle on a curved road such as shown, मतलब किस तरह से वो curved road पर है। तो
बैंकिंग कॉजेज द कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये बैंकिंग ऑफ द रोड्स उसको क्या है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दस बैंकिंग ऑफ रोड्स प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स एंड मेक द ड्राइविंग सेफ। अब जो है स्किडिंग से उसको बचा देता है जब वो ड्राइव कर रहा होता है, तो उसके बाद जो है वो स्किडिंग से भी उसको बचाता है, ठीक है, और वो अच्छे से सेफली जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता फिसलने वगैरह का। अब उसके बाद इसी पर्पज़ पर जो है वो वॉशिंग मशीन ड्रायर जो हम यूज़ करते हैं उसका पर्पज़ क्या है कि वॉशिंग मशीन ड्रायर में हमारे पास क्या होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एक बास्केट होती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। आप क्या करते हैं, उसमें कपड़े डालने के बाद उसका जो है लिड जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो घूमता है तो स्पिन करता है वो, तो ये भी है कि वो स्पिन करने के लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम उसी के पढ़ रहे हैं कि कहाँ कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हेल्प करती है। अब वो क्या करता है, स्पिन करता है, तो वो जो वाटर होता है वेट क्लॉथ में से वो फोर्स करता है उसको बाहर की तरफ, होल में से बाहर की तरफ जो है वो निकलना शुरू कर देता है। किस वजह से, दीज होल्स ड्यू टू लेक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, किसकी वजह से, लेक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो बाहर निकलते हैं। ये सारा है कि वो बाहर तो निकलता है लेकिन किस वजह से निकलता है, लेक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इसको पढ़ लेते हैं हम। सेंट्रीपिटल फोर्स का ही इन्फ्लुएंस है इसके अंदर के वो किस तरह से उसको वर्क कराते हैं और किस वजह से पानी बाहर क्यों निकलता है वो वाला। The dryer of a washing machine is a basket spinner. It has a perforated wall having large number of holes in the cylindrical rotor as shown in the figure. जिस तरह से इस फिगर में दिखाता है, the lid of the cylindrical container is closed after putting wet cloth in it. When it spins at high speed, the water from wet cloth is forced out through these holes due to lack of centripetal force. Lack of centripetal force की वजह से उसको जो है वो बाहर की तरफ उसके पानी को खींच देता है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है कि यहाँ पर वो जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का है कि अगर जो है उसको घुमा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, उसको बाहर की तरफ निकालती है, ठीक है। तो वो जो वो उसको घुमाती है कपड़ों को, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है उसको क्या करती है, जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाती है, तो वो उसको उसके अंदर जो पानी है उसको बाहर निकाल देती है। इस तरह से क्रीम सेपरेटर का भी है कि हम क्या करते हैं कि वो एक स्पिन करता रहता है। उसके बाद क्या है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसको यूज़ करती हैं सेपरेट करने के लिए। तो जब वो स्पिन करता है तो हमारे पास जो है एक जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो किनारों की तरफ चले जाते हैं, और जो हमारे पास लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो उस बर्तन के सेंटर में जो है वो जमा हो जाते हैं। बेसिकली यही इसका पर्पज़ है, प्रिंसिपल है, सॉरी, किस तरह से वो काम करता है। तो पढ़ लेते हैं इसको। मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज अ सेपरेटर टू कंट्रोल द फैट कंटेंट ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स। अ सेपरेटर इज़ अ हाई स्पीड स्पिनर, वो भी स्पिनर ही होता है, घूमने वाला जो होता है, अगर वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमे तो हम उसको स्पिनर कह देते हैं। इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूग मशीन्स। अब वो जो है सेंट्रीफ्यूग मशीन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। द बाउल स्पिन्स एट वेरी हाई, ये इस तरह से बनाया हुआ है, हाई स्पीड कॉजिंग द हैवियर कंटेंट ऑफ द मिल्क टू मूविंग आउटवर्ड इन द बाउल, पुशिंग द लाइटर कंटेंट इनवर्ड टूवर्ड द स्पिनिंग एक्सिस। अब जो है हमारे पास यहाँ पर ये वो जो लाइट है वो सेंटर में आ गया, और जो हैवी हो किनारों पर चले गए। क्रीम और द बटर फैट इज़ लाइटर देन other component in the milk, therefore skimmed milk which is denser than cream is collected at the outer wall of the bowl. The lighter part, cream, is pushed toward the center from where it is collected through a pipe. जिसको हम सेंटर में आ जाता है उसको हम पाइप के ज़रिए इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास क्रीम सेपरेटर का सारा जो है वो मेथड है, ठीक है, किस तरह से वो वर्क करता है। अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमने आ जाना है इसके जो है क्वेश्चंस वगैरह पर। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अब जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। अब जो है हमारे पास वैलिड है, अगर कोई चीज़ अगर फोर्स होगी, फोर्स की एब्सेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं है, नेट फोर्स में भी नहीं है, फ्रिक्शन की, तो मोमेंटम की एब्सेंस में भी ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, ठीक है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। और उसके बाद जो है अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। अभी किस वजह से, किस डायरेक्शन में जो है
डेंजर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में जो है वो मोशन हो रही है उस डायरेक्शन में जो है वो फॉल करेगा। ठीक है। उसके बाद a string is stretched by two equal and opposite forces 10 न्यूटन each, the 10 न्यूटन दोनों पर लग रही है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, अब दोनों के अंदर मतलब टोटल टेंशन कितनी होगी, 20 न्यूटन होगी। टेंशन इज बेसिकली द फोर्स, अगर दोनों साइड पे जितनी टेंशन लग रही है अगर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, 20 न्यूटन जो है उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लगेगी। द मास ऑफ द बॉडी हमारे पास क्या है कि वो डिक्रीज़ करता है विद व्हेन एक्सेलरेटेड, के जब उसको बॉडी को एक्सेलरेट किया जाता है वो डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है आपके पास। आपको जब मैंने मास और वेट का डिफरेंस पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि मास आपके पास सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। बॉडी को एक्सेलरेट किया जाए, उसकी वेलोसिटी को हाई किया जाए, उसकी जो है एक्सेलरेशन कम किया जाए उसका, तो इसमें से नन ऑफ अबव ये ऑप्शन आपने ठीक करना है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। ठीक है। अब जो आपने इसमें फॉर्मूला बताना है, ये जो आप 6 वाला जो आपके पास MCQs है इसमें आपने फॉर्मूला बताना है। द बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically। अब वर्टिकली जो भी आपका फॉर्मूला था वो आपने फॉर्मूला दे देना है। वर्टिकली के लिए फॉर्मूला था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 साथ में g, ये वाला फॉर्मूला था आपके पास एक्सेलरेशन का। उसके बाद जो है नेक्स्ट 7 वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या था हमारे पास, न्यूटन मीटर था। उसके बाद आपके पास व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज़ ऑन द, एक्शन कहाँ पर होता है, अर्थ के ऊपर होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स लोअर्स द फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। फ्रिक्शन को कम कौन करता है, वाटर नहीं कम करता, फाइन मार्बल हमने पढ़ा था लुब्रिकेंट्स वाले में। तो लुब्रिकेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ऑयल वगैरह हमारे लुब्रिकेंट्स में आते हैं। तो ऑयल क्या करता है कि फ्रिक्शन कम करता है उनके दरमियान में, मटीरियल्स के दरमियान में। ठीक है। ये आपके जो है MCQs कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 3.2 वाला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब आपने क्या करना है बेटा कि ये जो टर्म्स हैं ये सिंपल डेफिनेशंस हैं। आप इन डेफिनेशंस को बुक में जो है पीछे चैप्टर में देख सकते हैं, आपको ब्लॉग्स वगैरह में मिल जाएंगी डेफिनेशन, तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी, आपने इनकी डेफिनेशंस जो है वो लिख लेनी है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कहती हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एक्शन एंड रिएक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले जो हमने डिफरेंस इसका पढ़ा हुआ है पहले भी, मास और वेट में डिफरेंस क्या है हमारे पास कि मास ऑफ द, पहले इनकी दोनों की डेफिनेशन लिखें। मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर पोसेस्ड बाय द बॉडी। उसके बाद वेट की डेफिनेशन लिखें कि द वेट ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट, वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला है। उसके बाद ये मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, और उसके बाद इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ये जो है सेम रहता है एवरीवेयर, और ये जो है चेंज होता रहता है। उसके बाद इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन होता है। ये हमारे पास कौन सी है, बेस क्वांटिटी है, और ये हमारे पास ड्राफ्ट क्वांटिटी है। इट कैन बी कैलकुलेटेड, हम इसको F=ma वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम W=mg वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका जो है डिफरेंस आ गया मास और वेट में। नेक्स्ट आपने डिफरेंस करना था एक्शन एंड रिएक्शन में। एक्शन एंड रिएक्शन में डिफरेंस क्या आपके पास, एक्शन इज़ द अप्लाइड फोर्स वाइल द रिएक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड। एक्शन क्या है, हमारे पास अप्लाइड फोर्स होती है, और उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्शन फोर्स बोथ फोर्सेज। अब दोनों फोर्सेज इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, मतलब जो डिफरेंट बॉडीज़ पर डिफरेंट जो है वो एक्ट करती हैं। अब आ जाता है आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन का डिफरेंस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमारे पास क्या होती है, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है। अब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द अदर। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर जो है वो रोल कर रही है तो वो उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये आपने 2 पॉइंट्स दे दिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे।
तो अब क्यों हम इसको कहते हैं, क्योंकि उसमें जो है इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स होती है कि वो रेजिस्ट करता है जब उसकी जो है मोशन में या रेस्ट की जो उसकी हालत है उसमें कोई चेंज लेकर आते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास यही था। अब हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज इनर्शिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉडी विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये आपने इतना लिख देना है इसका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास, वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। अब जो है बस की छत पर जो है ट्रैवल करना क्यों मुश्किल होता है, उसका रीज़न आपने देना है। अब क्या होता है कि वो क्यों जो है वो आपका ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स होती है एयर की वजह से वो उसके क्या करते हैं कि पर्सन के बॉडी अपर बॉडी पर जो है वो एक्ट करती है और उसको कोशिश करती है टर्न ओवर करने की, लेकिन जो कि डेंजरस है कि जब उसका लोअर पार्ट जो होता है वो तो रेस्ट होता है बस की निस्बत, अब जो अपर पार्ट जो है उसको टर्न ओवर करने की कोशिश करता है और जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट में है, तो इसलिए वो जो है डेंजरस है कि वो ट्रैवल करना छत के ऊपर। द फ्रिक्शन ऑफ द ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर एक्टिंग ऑन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ of a running bus tries to turn over, which is dangerous, while the lower part of the body is at rest with respect to the roof of the bus। ठीक है, वो उसको जो है टर्न ओवर करने की कोशिश करता है, इस वजह से जो है वो डेंजरस है छत के ऊपर जो है वो मूव करना। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, वाई डज अ पैसेंजर मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न, कि जब बस जो है वो टर्न लेती है तो पैसेंजर बाहर की तरफ जो है वो क्यों जाता है, मूव करता है। व्हेन द बस इट इज़ टेकिंग टर्न देन इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जब वो बस जो है वो मूव करती है तो टर्न लेती है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उससे क्या होता है कि जो पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं एज अ रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बस को घुमाने में, सर्कल में घुमाने में मदद करती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है फिर वो रिएक्शन के तौर पर आती है, तो वो क्या करती है कि वो बाहर की तरफ जो है वो चीज़ों को निकालती है, तो दैट्स वाई वो क्या करता है कि पैसेंजर्स जो हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, when the bus is taking turn then it is moving in the circular path, so passengers sitting inside the bus experience the centrifugal force as the reaction of centripetal force of the bus moving the circular path। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कि आपने 3.7 वाला जो क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था, ये आपने एज इट इज़ लिखना था, ये नहीं मैं आपको बता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 3.8 वाले पे, कि 3.8 वाला हमारे पास क्या था कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द रोप दैट इज़ पुल्ड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द टू ऑपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन ईच, कि जो है 100 न्यूटन ईच अगर फोर्सेस हैं तो उसमें कितनी टेंशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो बॉडी के अंदर अगर जो है 100 न्यूटन फोर्सेस हुई और इक्वल हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो टेंशन प्रोड्यूस होगी 100 न्यूटन ही। ठीक है, तो उसके अंदर 100 न्यूटन ही टेंशन प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो है आपका कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज अ बॉडी मूव, कि अगर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर बॉडी कैसे मूव करती है। ये आपका क्वेश्चन है 3.9 वाला। तो वो इस तरह से मूव करती हैं कि जब हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, वो एक ही बॉडी पर जो है वो अमल नहीं करती। अगर एक्शन एक बॉडी पर हो रहा है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होगा। तो हमारे पास क्या है, एक्शन इज अप्लाइड ऑन वन बॉडी ड्यू टू विच एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज एक्टिंग ऑन अनदर बॉडी, बोथ ऑफ दीज डू नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर ड्यू टू विच द बॉडी विल मूव, के अब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करती तो इसलिए जो है बॉडी मूव करती है। अगर जो है एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्सेज होंगी तो फिर वो जो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जो है अब हॉर्स पुशेज द कार्ट, इफ़ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव। ऊपर वाला ही होगा कि वो अगर जो है एक्शन रिएक्शन फोर्सेज इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो फिर जो है कार्ट किस तरह से मूव करता है, तो ये ऊपर वाला ही इसका प्रिंसिपल है। The horse apply action on the road by his feet. The reaction is given by the road on the horse। अब जो है एक्शन वाली फोर्सेस कहाँ पे है कि हॉर्स ने रोड के ऊपर दी और उसके बाद रिएक्शन किसने दिया कि रोड ने हॉर्स के ऊपर दिया। ड्यू टू विच हॉर्स मूव्स द कार्ट विच इज टाइड विद द व्हील, हॉर्स विल आल्सो मूव। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया।
नेक्स्ट है आपके पास 3.11 वाला, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने क्या करना है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिख देनी है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एंड अब उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। इफ नो अनबैलेंस और द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन इट्स मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये आपने दो डेफिनेशन इसमें लिख देनी है सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपने बताना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम जो है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत से दूसरे एलिमेंट जो है वो हमने एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स है वो भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से ही डिस्कवर किए हैं। तो आपने रीज़न देना है, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स बाय। अगर वो रिकॉइल करती है तो किस तरह से करती है, ये रीज़न मैं आपको पहले ही टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब जो है वो अपना मोमेंटम जो है उसको कंजर्व करने के लिए क्या करती है, पीछे की तरफ मूव करती है, रिकॉइल करती है, ताकि जो है उसका बिफोर एंड आफ्टर का जो मोमेंटम है वो सेम रह सके। तो इसका रीज़न क्या देना है, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट इज जीरो बिफोर द फायरिंग। व्हेन अ गन इज फायर्ड बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द गन recoils so that total momentum after firing also becomes zero according to the law of conservation momentum। ठीक है, ये आपको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था टॉपिक में ही, तो जो है आपने वही लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब टू सिचुएशंस इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड। अब आपने दो सिचुएशंस बतानी है कि जिसमें आपको जो है फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप पेपर पर लिख रहे होते हैं तब आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और जब स्लिपरी रोड्स पर चल रहे होते हैं तो वो जो क्या करते हैं, आप फिसल जाते हैं, तो तब आपको जो है वो फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप फिसल जाएंगे। वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड द पेंसिल। एक रीज़न ये हो गया, फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड, अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर्स वेरी लिटल फ्रिक्शन। आप जो है ज़मीन पर चलते हैं तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये दो आपने रीजन्स बता देने हैं। उसके बाद है आपके पास, हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर फ्रिक्शन। अब हमने जब रिड्यूस करने के मेथड्स पढ़े थे फ्रिक्शन को, तो उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था लुब्रिकेंट्स यूज़ करने वाला, कि अगर हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगी, वो रगड़ेंगे आपस में कम, तो वो क्या होगा कि वो स्मूथली चलेंगे उनके पार्ट्स, तो फ्रिक्शन कम होगी। As the friction of the liquids is less than friction of the solids, so oiling the moving parts of the machines lower the friction। अब ये भी हमने पढ़ के आए थे कि जो लिक्विड्स की फ्रिक्शन होती है वो कम होती है और सॉलिड की ज़्यादा होती है, तो हम कोई लिक्विड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लिक्विड के लिए हम वाटर यूज़ नहीं कर सकते, हमें जो है वो ऑयल वगैरह ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपने रीज़न यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जो है डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये सारे आपने वेज लिखने थे जो भी आपको बुक के अंदर थे, मैंने भी फिर भी यहाँ पे लिख दिए हैं। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्मूथ, मेकिंग द फास्ट मूविंग आ स्ट्रीम लाइन शेप, मतलब कि वो अगर फिश शेप की अगर हम कार वगैरह जिस तरह से बनी होती हैं कि आगे से थोड़ी कम और पीछे से थोड़ी ज़्यादा और फिर बाद में जो है थोड़ी कम, तो ये हम स्ट्रीम लाइन अगर बना देते हैं उसको, तो फ्रिक्शन क्या होती है उसमें से कम होती है। एरोप्लेन्स एट्सेट्रा, दिस कॉज स्मूथ फ्लो ऑफ द एयर एंड दस मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड्स। उसके बाद लुब्रिकेंट्स, द स्लाइडिंग सर्फेसिस। उसके बाद यूजिंग बॉल बेयरिंग और द रोलर बेयरिंग, बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि अगर हम रोलर बेयरिंग जो है यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ स्लाइड, तो वो क्या होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होती है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि रोलर बेयरिंग वगैरह यूज़ कर लेते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। उसके बाद वही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि आपको आएगा, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, के रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है, तो ये भी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस आपने यहाँ पे एक रीज़न देना है। व्हेन अ व्हील मूव्स ऑन अ स्मूथ सरफेस इट हैज़ द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ओनली एट सिंगल पॉइंट, देयरफॉर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज जीरो। उसके बाद however particularly the wheel is compressed a little at the contact point of the two surfaces under stress, because of that little sliding friction the rolling friction is produced and less than the sliding friction।
अब जो है इसमें सारे पैराग्राफ में वो एक ही बात बता रहा है कि जब रोलिंग फ्रिक्शन होती है तो क्या करता है, व्हील का सिर्फ एक जो है पॉइंट वो उसके कांटेक्ट में आता है सरफेस के। दैट्स वाई जो है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ये आपने रीज़न बता देना है। आपकी ये जो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह गई इस चैप्टर के, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको सारे के सारे जो अब पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसमें से जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं उन सब लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने कॉपीज़ पे साथ साथ लिखा ही होगा। तो देख लें कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं लिखा, उसको भी साथ अटैच कर लें। और इन शॉर्ट क्वेश्चन को जो रीजनिंग है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। सारी एक्सरसाइज और जो है चैप्टर आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।